अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक जानदारों की दुनिया पार्ट 2। पिछला पार्ट 1 हम इससे पहले देख चुके हैं, है ना। सबक का पहला हिस्सा हम देख चुके हैं। जमात चशम स्टैंडर्ड 6, मज़मून है हमारा साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस जो है मेरे YouTube चैनल पर दस्तयाब है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस जो है वक्त ब वक्त मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जानदारों की दुनिया यानी लिविंग वर्ल्ड। पिछले सबक में आपको याद होगा कि हम देख चुके थे जानदारों की खुसूसियात, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। और पहले हम देखते हैं, इयादा कर लेते हैं यानी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था, पिछले वीडियो में क्या था, क्योंकि आगे का हिस्सा उसी से कनेक्टेड। तो बच्चों, हम इससे पहले देख चुके हैं कि जानदारों की सबसे अहम खुसूसियत है नशोनुमा। हमने देखे थे कि जिस तरह से जानदारों में हरकत होती है, जान मौजूद होती है, उसी तरह से जानदारों में नशोनुमा का अमल होता है। गैर जानदार अशिया में ये अमल नहीं होता। जानदार जो होते हैं इनमें नशोनुमा का अमल होता है और मुख्तलिफ मराहिल जो है तय करते 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 इंसान फिर बुढ़ापे की दहलीज तक पहुँच जाता है। उसके बाद हमने देखे थे अमल तनफुस, यानी तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। ये अमल कहलाता है रेस्पिरेशन। तमाम जानदार जो है अमल तनफुस के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस्म के बाहर खारिज करते हैं, है ना। तो ये अमल भी जानदारों की अहम खुसूसियत है। गैर जानदारों में ये अमल नहीं होता। उसके बाद हमने देखे थे अगली खुसूसियत इखराज। तमाम जानदार जो हैं उनके अंदर अपने जिस्म से बाहर फासिद मादों को बाहर खारिज करने की सलाहियत मौजूद होती है। जानदारों को जिस तरह से नशोनुमा की ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरह से नशोनुमा के लिए तवानाई हासिल करने की ज़रूरत होती है। और तवानाई जो है हमें खाने से मिलती है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई मादे हम खाते हैं, उससे हमें तवानाई मिलती है। तो तवानाई मिलने के बाद कुछ ग़िज़ाई मादे का जो है जिस्म में तहलील होती है, मुख्तलिफ अमल होता है। उसके बाद कुछ बेकार मादे बच जाते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेकार मादे जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। तो इसे जो है इखराज का अमल कहते हैं। ये अमल भी सिर्फ और सिर्फ जानदारों में होता है, बेजान अशिया में नहीं होता। इतना हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। आज देखते हैं जवाबी अमल की सलाहियत और हरकत। क्या आपको इसका तजुर्बा हुआ है? ये अफ़ाल अंजाम पाने पर क्या तब्दीली महसूस होती है? अचानक अगर हमारी आंखों पर रोशनी पड़ जाए, अगर अचानक से हमारी आंखों पर तेज़ रोशनी पड़े तो हमारी आंखें क्या होती है? खुद ब खुद बंद होने लगती है ना। हम रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते और नतीजे में हम अपनी आंखें बंद। क्या होगा अगर हम छुई मुई के पौधे को हाथ लगाएं? कभी आप लोगों ने इस तरह से छुई मुई के पत्ते को हाथ लगाया है? छुई मुई के पत्ते को हाथ लगाने पर इस तरह से उसकी पत्तियां खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत है। बचपन में तो हम बहुत खेला करते थे, इस तरह से छुई मुई के पौधों को बार बार हाथ लगाते थे और पत्तियां जो है बंद होना शुरू हो जाती थी। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसका जवाब तलाश करें।
ऐसा होता है जवाबी अमल की सलाहियत और हरकत की वजह से। जानदारों में मुहर्रिक के जवाब में मुख्तलिफ अमल होते हैं। मसलन अगर आप गाय या भैंस के कोठे में अचानक दाखिल हो जाएं तो वो जो है सीधे खड़े हो जाते हैं, इधर से उधर भागने लगते हैं, या गाय जो है वो ज़ोर से पुकारने लगती है। ये सब जो है जवाबी अमल की सलाहियत है। यानी किसी जानदारों में मुहर्रिक के जवाब में जो है मुख्तलिफ किस्म के अमल होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग एक्शन के जवाब में जानदार जो है रिएक्ट करते हैं। जैसे कि पहली वाली जो एग्जांपल देखे, अचानक हमारी आंखों पर लाइट पड़ जाए तो एज अ रिएक्शन हमारी आंखें खुद बंद हो जाती है। नबातात में भी ये सलाहियत मौजूद है। बहुत से नबातात जो है रिएक्ट करते हैं, जब हम उन्हें छूते हैं तो वो अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। जानदारों में मुहर्रिक के जवाब में मुख्तलिफ अमल होते हैं। आंगन में लगी हुई बेल भी जो है वो सहारे की जानिब झुकती है। सिर्फ जानदारों में नहीं, नबातात में भी ये होता है। कभी आपने आंगन में लगी हुई जो नाजुक करेले की बेल है उसे देखें। इस तरह से मनी प्लांट्स की बेल होती है, करेले की बेल भी बहुत नाजुक होती है, कद्दू की बेलें होती हैं। तो इस तरह की जो बेलें होती हैं इन्हें आगे बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। तो अक्सर जो है वहाँ पर क्या किया जाता है कि कोई लकड़ी जो इस तरह से बतौर सहारे के लगा दी जाती है और बेल जो है खुद ब खुद सहारे की जानिब झुकती है। ये भी क्या है, एक तरह का रिएक्शन ही है ना, कि वो जो है उसी जानिब झुकते हैं जहां उन्हें सहारा मिलता है। गमले में लगा हुआ पौधा जो है खिड़की में अगर हम रखते हैं तो वो सूरज की रोशनी की जानिब झुकता है। देखिए गमले में लगे हुए पौधे जो है अक्सर डालियां उस तरफ आपको झुकी हुई मिलेंगी जिस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही हो, यानी इसमें हरकत होती है। जानदारों में ये हरकत खुद ब खुद होती है, यानी एक्शन के जवाब में जो रिएक्शन है ये खुद ब खुद होता है। ये किया नहीं जाता, या कभी हमारी आंखों पे तेज रोशनी आए तो कोई हमें कहता नहीं है कि तुम आंख बंद करो तो ही हम बंद करेंगे। ये अमल खुद ब खुद होता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही नबातात की जो जड़ें हैं वो पानी की तलाश में बहुत गहराई में जाती हैं और उसी सिमत में आगे बढ़ती हैं जहां पर उन्हें पानी मिलता है। तो ये भी जो है एक एग्जाम्पल है जवाबी अमल की सलाहियत की। अतराफ में होने वाला वाकया यानी मुहर्रिक और इसके जवाब में जानदारों में जो अमल होता है वो जवाबी अमल या रद्द अमल कहलाता है, यानी रिएक्शन कहलाता है। मुहर्रिक के जवाब में होने वाले अमल को रद्द अमल की सलाहियत कहते हैं, ठीक है। देखिए जब हम खाना पका रहे हो किचन में, या अगर आपकी अम्मी आपसे कभी कहें किचन से फला बर्तन ले आइए और अगर आप गर्मा गर्म चम्मच पर हाथ रख दें तो क्या होता है, फौरन हम उसको छोड़ देते हैं या उस बर्तन को छोड़ देते हैं। कई दफ़ा नुकसान भी होता है ना, हाथ से बर्तन छूट जाता है, उसमें रखा हुआ सामान जो है गर्म वो गिर जाता है, अम्मी से डांट भी बड़ी पड़ती है। लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो फौरन जो है एक रिएक्शन होता है, जवाबी अमल जो है हमारी बॉडी अंजाम देती है, जिसके नतीजे में हम फौरन गर्म चीज़ से हाथ हटा लेते हैं। तो ये हमारा रिस्पॉन्स है। तो ये ही जवाबी अमल या रद्द अमल की सलाहियत कहलाता है। और ये जो खुसूसियात है रद्द अमल की सलाहियत, ये सिर्फ और सिर्फ जानदारों की खुसूसियात है। बेजान चीज़ों पर हरारत का, सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता, रोशनी का, पानी का, हवाजी का कोई असर नहीं होता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ जानदारों पर असर होता है और इन चीज़ों का जानदारों पर असर होने की वजह से ही इनके नतीजे में जानदार जो है वो जवाबी अमल या रद्द अमल देते हैं। अफजाइश नस्ल, जानदार अपने जैसे जानदारों को जन्म देते हैं, है ना। हर जानदार में अपने जैसा जानदार पैदा करने की सलाहियत होती है। कुछ जानदार जो है बच्चे देते हैं, कुछ अंडे देते हैं और उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। ज़ेब्रा, शेर, शेर बब्बर, हिरन, ये तमाम वो जानदार हैं जो बच्चा देने वाले जानदार हैं। ये जानदार जो है अपने वजह से बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तो अफजाइश नस्ल यानी अपनी नस्ल की अफजाइश करना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, ये खुसूसियात भी सिर्फ और सिर्फ जानदारों में ही पाई जाती है। बेजान अशिया में खुसूसियात नहीं पाई जाती।
कुछ जानदार बच्चे देते हैं, कुछ जानदार अंडे देते हैं। अभी हमने देखे ना बच्चा देने वाले जानदार हैवानात कौन से हैं। कुछ हैवानात ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और फिर उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, जैसे कि सांप, है ना। सांप बड़ा जहरीला होता है ना, और सांप लेकिन अंडे देता है। और आपको पता है मछलियाँ भी अंडे देती है ना। चौंकाने वाली बात, मछलियाँ जो होती है वो पानी में अपने अंडे देती है और फिर उस अंडों से छोटी छोटी मछलियाँ बाहर निकलती हैं। मुर्गी भी अंडे देती है, ये तो हम जानते हैं। और फिर इन मुर्गियों को फिर मुर्गियाँ इन अंडों को सेकती हैं और इनसे छोटे छोटे चूजे बाहर निकलते हैं। तमाम किस्म के परिंदे, जितने भी परिंदे हम देखते हैं, ज़्यादातर तमाम परिंदे जो है वो अंडे देते हैं और ये दरख्तों की शाखों पर अपने घोंसले बनाते हैं, उनमें अपने अंडों को ये बहुत ज़्यादा हिफाजत से रखते हैं और फिर इनको सेकने के बाद उनसे कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे परिंदे नबातात में बीजों, तनों और पत्तों के जरिए नए पौधे तैयार होते हैं। ये तो हमने हैवानात के बारे में देखे हैं ना। कभी आपने सोचे कि नबातात में जो है अब अफज़ाइश नस्ल किस तरह से होती होगी? तो कैसे होता है, नबातात में एक छोटे से बीज के जरिए जो है एक पूरा पौधा तैयार होता है। हम जानते हैं ना कि अलग अलग किस्म की जो फसलें उगाई जाती हैं, तो उन फसलों को उगाने के लिए क्या किया जाता है, उनकी बीज जो है ज़मीन में बो दिए जाते हैं, आम के बीज बो दिए जाते हैं और फिर उससे अखवा फूटती है और एक नया पौधा जो है वो तैयार होता है। तो इस तरह से नए पौधे तैयार करने में बीज जो है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो बीजों के ज़रिए भी अफज़ाइश नस्ल होती है। इसके अलावा तनों के जरिए अफज़ाइश नस्ल होती है। देखिए इस तरह से अक्सर हम क्या करते हैं, जो लोग घर में बागबानी करते हैं, पौधे लगाते हैं, वो जानते हैं कि अक्सर गुलाब की कलमें जो है काट कर लाई जाती है, वो बो दी जाती है, या कड़ी पत्ता भी इसी तरह से लगाया जाता है, उसकी भी एक कलम जो है काट के लाई जाती है और लगा दी जाती है और फिर एक गुलाब का नया पौधा वहाँ तैयार होता है, एक कड़ी पत्ते का नया पौधा वहाँ तैयार होता है। तो इस तरह से तनों के ज़रिए भी नए पौधे जो है तैयार होते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो कि एक तने से किस तरह से दूसरे और जो है नए नए पौधे तैयार होते हैं। तो इस तरह से तनों के ज़रिए भी अफज़ाइश नस्ल होती है। इसके अलावा पत्तों के ज़रिए भी नए पौधे तैयार होते हैं। देखिए पत्तों के किनारे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पत्तों के किनारों से जो है छोटे छोटे पौधे बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह से पत्तों के ज़रिए भी अफज़ाइश नस्ल होती है, पत्तों से भी नए पौधे तैयार होते हैं। जानदारों के अपने जैसे दूसरे जानदारों को जन्म देने का अमल तौलीद या अफज़ाइश नस्ल कहलाता है और इंसान भी जो है अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इंसान का शुमार बच्चा देने वाले जानदारों में होता है। तो ये जो खुसूसियात है अफज़ाइश नस्ल, ये जानदारों की बहुत ज़्यादा अहम खुसूसियात है कि उसके इसी खुसूसियात के ज़रिए जानदारों की नस्लें परवान चढ़ती हैं। मुकर्ररा अरसे हयात तमाम जानदारों की एक मुकर्ररा अरसे हयात है। अरसा यानी वक्फा, हयात यानी ज़िंदगी, मुकर्ररा यानी तयशुदा, यानी हर इंसान, हर जानदार का अरसे हयात मुकर्ररा है, तयशुदा है और उसी के मुताबिक जो है उनका पूरा लाइफ साइकिल चलता है। ज़िंदगी के एक दौरान एक खास मरहले पर जानदार अफज़ाइश नस्ल का फेल अंजाम देते हैं, है ना। अभी हमने देखे अफज़ाइश नस्ल किससे कहते हैं। वक्त के साथ साथ जानदारों के तमाम आज़ा कमज़ोर होते जाते हैं और एक ख़ास अरसे के बाद उनका अरसे हयात ख़त्म हो जाता है और फिर उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक मुर्गी का अरसे हयात बताया गया है कि मुर्गी जो होती है वो हमने देखे ना कि वो अंडे देती है, उसका शुमार अंडा देने वाले हैवानात में होता है और फिर उन अंडों को वो सेकती है, जिसमें से कम 3 हफ्ते बाद क्या होता है, चिकन बाहर निकलता है, चूज़े बाहर निकलते हैं और फिर तकरीबन 3 महीने बाद वो चूज़े बड़े होकर एक बालिग मुर्गी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
अब उसके बाद फिर ये फेल चलता रहता है कि फिर वो दोबारा अंडे देती है, फिर उसमें से चूजे निकलते हैं और वो मुर्गियाँ बड़ी होती जाती हैं। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा होता है कि मुर्गी जो है उसके आज़ा कमज़ोर होते जाते हैं, वो अंडा देने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो जाती है और फिर कुछ अरसे बाद मुर्गी की मौत भी वाक़ हो जाती है। तो मुर्गी का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 8 साल है। मुर्गियाँ तकरीबन 8 साल ज़िंदा रहती है। ज़रूरी नहीं हर मुर्गी 8 साल ही ज़िंदा रहे, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। हम नहीं जानते कि कब किसका मौत का वक्त करीब आ जाए और वो अपने मुकर्ररा अरसे हयात से पहले ही चला जाए, है ना। तो ये तो सिर्फ अल्लाह ताला बेहतर जान इसकी मौत कब वाक़ होगी, लेकिन एक अंदाज़ा है कि मुर्गियाँ तकरीबन 8 साल तक ज़िंदा रहती हैं। कुत्ते का अरसे हयात आम तौर पर 12 से 18 बरस तक का होता है ना। कुत्ते जो होते हैं ये तकरीबन 12 से 18 बरस तक ज़िंदा रहते हैं। इससे पहले भी मैंने जैसे कहा कि इनकी मौत वाक़ हो सकती है, वो तो ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कब आनी है, लेकिन एक एवरेज एज जो होती है कुत्ते की वो तकरीबन 12 से 18 साल होती है। जबकि शुतुरमुर्ग जो होते हैं तकरीबन वो 50 बरस तक ज़िंदा रहते हैं, 50 साल ज़िंदा रहते हैं शुतुरमुर्ग। कैसे दिखाई देते हैं, देखिए ऐसे होते हैं शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच जिसे कहते हैं, ऊंची लंबी गर्दन होती है, लंबे लंबे पैर होते हैं। शुतुरमुर्ग का शुमार जो है सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार जानदारों में होता है। शुतुरमुर्ग जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, ठीक है। तो तेज़ रफ्तार जानवरों में भी इनका शुमार होता है और इनका अरसे हयात कितना है, 50 साल। मुख्तलिफ नबातात और हैवानात के अरसे हयात मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल जैसे हैवानात का अरसे हयात है, बिल्कुल वैसे ही नबातात का भी अरसे हयात होता है। नबातात में से पत्तियां बाहर निकलती हैं, फूल बाहर निकलते हैं। कुछ अरसे बाद नबातात जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी शाखें टूट के गिरने लगती है और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो सूख कर पूरी तरह से मुरझा जाते हैं और हम कहते हैं कि ये पौधा सूख गया, ये पौधा जल गया। इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दरअसल उसका अरसे हयात ख़त्म हो चुका होता है और जिस तरह से हमें मौत वाक़ होती है बिल्कुल वैसे ही नबातात को भी मौत वाक़ होती है, नबातात भी ख़त्म हो जाते हैं। देखिए नबातात यहाँ पे बीन प्लांट का बताया गया कि किस तरह से उसमें से अखवा से नन्हा सा पौधा बाहर निकलता है, फिर उस पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं। इसके फल क्या है, बीन्स है, फलियां हैं। फिर कुछ अरसे बाद फलियां तोड़ ली जाती है और वो जो उसका पौधा है वो मुरझा जाता है, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया ना, फली देने का काम था वो खत्म हो गया, बीन्स आ गए, फिर वो पौधा मुरझा जाएगा और उसका दौरे हयात खत्म हो जाता है। तो इस तरह से तमाम जानदार, चाहे इंसान हो, हैवान हो, नबातात को, सबको एक ना एक दिन खत्म मरना है। जनूबी अमेरिका के करीब गैलापेगोस जजीरे पर पाए जाने वाले कछुए का अरसे हयात तकरीबन 170 साल होता है ना। मैं बता रही थी ना कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो 100 साल भी जिंदा रहते हैं। तो है ना बड़ी अचंभे की बात कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो कछुआ है वो तकरीबन 170 साल जिंदा रहता है। और वैसे भी दीगर जगह पर भी जो कछुए पाए जाते हैं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। उमूमन कछुए 80 से 100 साल तक तो ज़िंदा रहते ही हैं। मे फ्लाई नाम का एक छोटा सा कीड़ा है, हम जो है इसे हेलीकॉप्टर कहते थे अपने बचपन में, टिकटॉक भी इसे कहा जाता है एक आम जुबान में। तो इस तरह का ये कीड़ा है, आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा, हरियाली वाले इलाकों में नज़र आता है। तो मे फ्लाई नाम का ये जो कीड़ा है इसका अरसे हयात 1 घंटे से 24 घंटे तक होता है। कितनी छोटी सी उम्र है ना। 1 घंटा तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। 1 घंटा तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम स्कूल से तैयार होकर घर से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए ही हम 1 घंटा लगा देते हैं, लेकिन इस जानवर की ज़िंदगी उस 1 घंटे की ही होती है।
या ज़्यादा से ज़्यादा ये 24 घंटे ज़िंदा रहते हैं। छोटे से लार्वे से जो है ये बाहर निकलता है और फिर इसके जो है पर आ जाते हैं। पर आने के बाद जो है ये उड़ना शुरू करता है और उसके कुछ ही घंटों के बाद इसकी ज़िंदगी खत्म जाती है। तो इसका अरसे हयात, इसकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अब हमने ये तो देख लिए कि जानदारों की क्या क्या खुसूसियात है, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जानदार हकीकत में कैसे हैं, वो किस तरह बने हैं या किस शय से बने हुए हैं। तो शहद की मक्खी के छत्ते या किसी दीवार को कभी आपने गौर से देखे कि वो किस शय से बनी हुई होती है? नहीं देखे, कोई बात नहीं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। शहद की मक्खियाँ जो होती है वो अपना छत्ता बनाती हैं जिसमें वो अपने शहद इकट्ठा करती हैं। तो वहाँ पर इस तरह की छोटे 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 हिस्से या खाने होते हैं। इन खानों के एक दूसरे के जुड़ने से शहद का छत्ता तैयार होता है ना। छोटे छोटे खाने यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और ये खाने एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और फिर ये जुड़कर एक पूरा शहद का छत्ता तैयार करते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपका जो घर है उस घर की दीवारें इस तरह की बनी हुई है ना। तो ये दीवारें भी अगर हम गौर से देखें, अगर इन पे कलर नहीं लगा है, इसका प्लास्टर नहीं हुआ है, तो अगर हम इन्हें गौर से देखें तो ये दीवार भी ईंटों के ज़रिए बनती है। छोटी छोटी जो ईंटें हैं ये तमाम ईंटें एक दूसरे से जोड़े तो दीवार तैयार होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जिस्म की साख्त भी है। हमारा जिस्म भी ऐसे ही छोटी छोटी ईंटें मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो अलग बात है कि वो ईंटें मुख्तलिफ किस्म की है। कौन सी है, चलिए देखते हैं। हमारा जिस्म मिलकर बना है खुलियात से यानी सेल से। जानदार जिन छोटे छोटे अज्जा से बने होते हैं उन्हें खुलियात या सेल्स कहते हैं। देखिए सेल जो होता है उसकी साख्त कुछ इस तरीके से होती है, तस्वीर में आप देख सकते हो। ये एक 3D इमेज है सेल की कि सेल जो है हमारे जिस्म में वो इस तरह से नजर आते हैं। Cells that are similar to each other and do the same job are grouped together to form tissues। एक जैसे खुलियात से मिलकर टिश्यूज बनते हैं। देखिए खुलियात जो होते हैं या एक खुलिया जो होता है इसकी अंदरूनी साख्त जो है यहाँ पर बताई गई वो इस तरह से जो है इसकी खुलिये की अंदरूनी साख्त होती है। और खुलिया जो है हमारे जिस्म की सबसे छोटी इकाई है। जैसे ईंटों से मिलकर पूरी दीवार बनती है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे छोटे छोटे खुलियात से मिलकर हमारा पूरा जिस्म बना हुआ है। खुलियात से मिलकर टिश्यूज बनते हैं यानी नसीज जिसे कहते हैं, और फिर नसीजों से मिलकर हमारे उजलात बनते हैं और फिर उजलात से मिलकर हमारा पूरा जिस्म बना। देखिए यहाँ पे बताया गया अलग अलग किस्म के खुलियात हमारे जिस्म में मौजूद है। लिवर सेल्स अलग होते हैं, बोन सेल्स हड्डी के खुलियात अलग होते हैं, ब्रेन सेल्स दिमाग के खुलियात अलग हैं, ब्लड सेल्स अलग हैं, खून में जो खुलियात होते हैं वो अलग होते हैं, मसल सेल्स जो है अलग होते हैं। तो अलग अलग किस्म के खुलियात से मिलकर नसीजें बनती है, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर उससे हमारा पूरा जिस्म बनता है। अब देखते हैं यकखुल्वी जानदार। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही खुलिया पाया जाता है। कुछ जानदार जो है एक ही खुलिये से बने होते हैं, उन्हें यकखुल्वी जानदार कहते हैं। जैसे अमीबा, तस्वीर जो आप देख रहे हो ये अमीबा की तस्वीर है। अमीबा जो है ये एक तरह का खुर्दबीनी जानदार है। और पैरामेशियम भी जो है एक तरह के खुर्दबीनी जानदार है। ये जानदार जो है हमें अपनी सादी आंखों से नज़र नहीं आते क्योंकि ये इंतहाई ज़्यादा छोटे होते हैं। इन्हें देखने के लिए खुर्दबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्हें खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। तो अमीबा और पैरामेशियम का शुमार खुर्दबीनी जानदारों में होता है। ये जानदार जो है सिर्फ और सिर्फ एक खुलिये से मिलकर बने हैं, सिर्फ एक सेल इनमें मौजूद होता है, इसीलिए इन्हें यूनिसेल्यूलर कहते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक खुलवी जानदार इन्हें कहा जाता है।
जबकि कुछ जानदार ऐसे हैं जो बेशुमार खुलियात से मिलकर बने हुए हैं। इन्हें कहा जाता है कसीर खुलवी जानदार यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ जानदार कई खुलियात से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कसीर खुलवी जानदार कहते हैं, जिनमें शुमार होता है इंसानों का। तमाम किस्म के इंसान, जैसे मैंने अभी बताया ना, इंसानों में तो कई किस्म के खुलियात होते हैं। ब्रेन सेल्स अलग है, बोन सेल्स अलग है, ब्लड सेल्स अलग है। तो तमाम किस्म के खुलियात से मिलकर इंसान बने हैं, इसलिए इनका शुमार कसीर खुलवी जानदारों में होता है। इसके अलावा तमाम किस्म के हैवानात, बंदर हो, शेर हो, चीता हो, भालू हो, जंगली जानवर हो या पालतू जानवर हो, पानी में रहने वाले जानदार हो या हवा में उड़ने वाले जानदार हो या फिर रेंगने वाले जानदार हो, ये तमाम कसीर खुलवी जानदार हैं, क्योंकि ये बहुत सारे खुलियात से मिलकर बने हैं। बिल्कुल ही नबातात का शुमार भी कसीर खुलवी जानदार में होता है। नबातात भी बहुत सारे खुलियात से मिलकर बने। देखिए, ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर यानी एक खुलवी जानदार, मल्टी सेल्युलर यानी कसीर खुलवी। ऑर्गेनिजम्स दैट ओनली हैव अ सिंगल सेल, जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, तमाम किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस, ये तमाम जो है यकखुलवी जानदार है। आजकल जिस कोरोना वायरस का नाम हम सुन रहे हैं ना, जिसने हम सबकी नींदें उड़ा कर रख दी है, जिसकी वजह से आपकी स्कूल्स बंद है और आप ये लाइव मेरा लेक्चर देख रहे हैं घर बैठकर, तो ये कोरोना वायरस भी एक तरह का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक तरह का यकखुलवी जानदार है। और ये जानदार जो होता है ये सतह पर भी जिंदा रहता है, हमारे जिस्म में जाने के बाद भी ये वायरस जो है जिंदा रहता है। एक तरह का खुर्दबीनी जानदार है और यकखुलवी जानदार है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मेनी सेल्स, जिसमें बहुत सारे खुलियात मौजूद होते हैं, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स हमने अभी देखे। तो खुलियात की तादाद मुख्तलिफ होने के बावजूद खुलियाती जिस्म की साख्त जानदारों की अहम खुसूसियात है, यानी तमाम किस्म के जानदारों में ज़रूरी नहीं है खुलियात की तादाद एक जैसी हो, अलग अलग है, लेकिन खुलियाती जिस्म की साख्त जानदारों की अहम खुसूसियात है। ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ जानदारों में पाई जाती है, बेजान अशिया में नहीं पाई जाती। आपको पता है कौमी महकमा नबाती सर्वे सन 1890 में ये बनाया गया और कौमी महकमा हैवानी सर्वे सन 1916 में बनाया गया। आज़ादाना तौर पर भारत के मुख्तलिफ हिस्सों की नबातात और हैवानात का सर्वे और हिफाजत का काम करते हैं। हमें भी अगर अपने अतराफ व अकनाफ में कोई नया पौधा या हैवान नज़र आए तो हमें इस इदारे से रब्त पैदा करके इनकी मालूमात हम हासिल कर सकते हैं। यानी अगर हम कभी ऐसा हो कि अपने अतराफ में हम कोई नया पौधा देख रहे हैं, कोई नए तरह का जानवर देख रहे हैं जिसके बारे में आज से पहले हमने कभी नहीं सुना, तो हम इन अदारों से इसके मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं और फिर वो हमें बताते हैं कि ये किस किस्म के जानदार हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सबक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच बच्चों कि आप लोगों ने इतने खामोशी के साथ हमारा ये पूरा सबक सुने। उम्मीद है जो कुछ बताया गया वो आपको समझ में आया होगा और अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। जब तक जो कुछ पढ़ाया गया इसका किताब खोलकर एक बार याद ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।